नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए विषय पर और आज का हमारा विषय है भूमंडलीय संदर्भ में भारतीय बहुसांस्कृतिकता यानी इंडियन मल्टीकल्चरलिज्म इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। आज हमारी चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे भारतीय संदर्भ में बहुसांस्कृतिकता और उसके महत्वपूर्ण कारक यानी इतिहास और निर्जातीय वर्णन, भाषा, सांस्कृतिक अस्मिता, भाषिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि भारतीय संदर्भ में बहुसांस्कृतिकता से क्या अभिप्राय है, भारतीय बहुसांस्कृतिकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इतिहास और निर्जातीयता से क्या तात्पर्य है, भारत की भाषिक और सांस्कृतिक विविधता इसके स्वरूप निर्माण में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भारतीय बहुसांस्कृतिक समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं। इस विषय को हमने 3 मॉड्यूल में विभाजित किया है, जिसके पहले भाग में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संदर्भ में बहुसांस्कृतिकता और उसके बहुसांस्कृतिकता को प्रभावित करने वाले कारक, जिनमें हम चर्चा करेंगे इतिहास और निर्जातीय वर्णन, भाषा, सांस्कृतिक अस्मिता और भाषिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान की। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पिछले सत्र में जब हमने बहुसांस्कृतिकता पर बात की थी तो हमने विस्तार से चर्चा की थी कि बहुसांस्कृतिकता अपने आप में एक अवधारणा के रूप में उसके क्या मायने हैं, किस तरह बहुसांस्कृतिक होने का अर्थ है एक समाज में बहुत सारी संस्कृतियों का एक साथ मिलजुल कर रहना। लेकिन जब हम बहुसांस्कृतिकता की बात करते हैं तो उसके 2 संदर्भों में हमने इसकी चर्चा की थी। एक बहुसांस्कृतिकता जब हम भारत जैसे किसी देश की बात करते हैं जहाँ उसके प्रादुर्भाव से ये कहा जाए कि भारत की सभ्यताओं की शुरुआत से या कहा जाए कि भारत एक की निर्मिति के प्रारंभ से ही हम देखते आए हैं कि भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग समाजों के अलग अलग जातियों के लोगों का आना जाना लगातार रहा, अलग अलग सभ्यताएं भारत में आई और यहीं आकर बस गई और उससे जो भारत का एक स्वरूप का निर्माण हुआ जिसे हम बहुसांस्कृतिक स्वरूप कहते हैं, कल्चरल स्वरूप कहते हैं भारत का, जो अपने आप में अपनी निर्मिति में ही बहुसांस्कृतिक है। लेकिन जब हम बहुसांस्कृतिकता एक विचार के रूप में और ख़ासतौर पर एक राजनीतिक विचार के रूप में जब उसकी चर्चा करते हैं तो हम उसके अंतर्गत इस पर बात करते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों द्वारा राष्ट्र के सही संचालन के लिए या उसे इसके सुचारू रूप से उसके काम करने के लिए एक व्यवस्था के रूप में, एक राजनीतिक विचार के रूप में जब बहुसांस्कृतिकता नामक विचार को अपनाया जाता है तो वहाँ उसे बहुसंस्कृतिवाद के संदर्भ में समझते हैं कि किस प्रकार उसके अपने कौन कौन से अलग अलग आयाम हैं और किस प्रकार विभिन्न देशों ने, पश्चिम के बहुत सारे देशों ने बहुसांस्कृतिकता को एक राजनीतिक विचार के रूप में ग्रहण किया है और किस प्रकार उसको लेकर उस समाजों में उसके पक्ष में उसके विपक्ष में तर्क वितर्क होते रहे हैं। पिछले सत्रों में हमने इस पर चर्चा की थी कि बहुसांस्कृतिकता के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं, उसके विपक्ष में कौन कौन से तर्क हैं। आज हम भारतीय संदर्भ में बहुसांस्कृतिकता की बात करेंगे। जो पिछले सत्र थे हमारे, उसमें हमने बहुसांस्कृतिकता एक विचार कहा जा सकता है कि अपने आप में उसके जो मायने हैं हमने उसकी चर्चा की थी। आज हम भारत के विशेष संदर्भ में मल्टीकल्चरलिज्म की चर्चा करेंगे। हम जानेंगे बहुसांस्कृतिकता क्या है, किस प्रकार किसी समाज में काम करता है और भारत की क्या विशेषताएं हैं, किस तरह एक भारतीय समाज एक बहुसांस्कृतिक समाज है, उसे बहुसांस्कृतिक बनाने में कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व है या कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। तो आइए सबसे पहले फिर से जानते हैं बहुसांस्कृतिकता क्या है, उसके मायने क्या हैं। बहुसांस्कृतिकता मूलतः राजनीतिक दर्शन से जुड़ा एक विचारों का एक ऐसा समूह है जो साहित्य, अनुवाद तथा सांस्कृतिक अध्ययन जैसी अध्ययन की शाखाओं के चारों ओर स्थित है, जिसमें यह देखा जाता है कि सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधता पर कैसे विचार किया जाए। बहुसांस्कृतिकता अस्मिता की राजनीति, भिन्नता की राजनीति और मान्यता की राजनीति जैसी संकल्पनाओं से अभिन्न तौर पर जुड़ी हुई है। ये सभी उपेक्षित की हुई अस्मिताओं का महत्व पुनः स्थापित करने और कुछ समूहों को हाशिए पर पहुंचाने वाले चित्रण व संप्रेषण के मुख्य प्रतिमानों को बदलने की वचनबद्धता रखते हैं। बहुसांस्कृतिकता आर्थिक हितों और राजनीतिक शक्ति का भी एक विषय है। अपने अल्पसंख्यक स्थिति के परिणाम स्वरूप जो लोग आर्थिक व राजनीतिक असुविधाएं भोगते हैं, बहुसांस्कृतिकता उन्हें दूर करने की मांग करती है। भारतीय संदर्भ में इसे राष्ट्र की विविध वर्णीय अस्मिता से परिभाषित किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में हमने जाना कि बहुसांस्कृतिकता का जो मायने हैं वे क्या है और किस प्रकार किसी समाज में जब बहुत सारी संस्कृतियां, जब बहुत सारे अलग अलग जाति और समुदायों के लोग जब एक साथ रहते हैं तब किस प्रकार उससे उत्पन्न जो प्रश्न हैं
उनमें कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, किस प्रकार वे अस्मिता की राजनीति की चर्चा करते हैं, किस प्रकार भिन्नता की राजनीति की इसमें बात है, किस प्रकार सांस्कृतिकता मूलतः मनुष्य के विकास क्रम पर चर्चा करते हुए इस पर आता है कि कौन सा विचार ज़्यादा डोमिनेंट है और किस तरह कोई एक विचार यदि डोमिनेंट है या कोई एक संस्कृति डोमिनेंट है तो उसके साथ जो अन्य संस्कृतियां हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। तो इन सभी की विस्तार से चर्चा बहुसांस्कृतिकता के अंतर्गत की जाती है। और इसके अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, और जब हम समुदाय कह रहे हैं तो उसके अंदर जाति, उसके अंदर समाज, उसके अंदर वर्ग, उसके अंदर वर्ण, अलग अलग किस्म के जो समुदाय जो किसी भी राष्ट्र विशेष या संस्कृति विशेष का जो अल्पसंख्यक समुदाय हो सकता है, उन सभी की चर्चा कर रहे हैं। तो किस प्रकार बहुसांस्कृतिकता में एक विचार के रूप में किस प्रकार इन अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज़, उनकी बात, उनके इतिहास के पटल पर आने की चर्चा की जाती है कि किस प्रकार उन आवाज़ों को, जो अल्पसंख्यक हैं, जो हाशिए की आवाज़ें हैं, उन्हें किस तरह एक ऐसे समाज में जो सबको साथ लेके चलने की वचनबद्धता रखता है, उनमें ऐसी आवाज़ों को किस प्रकार सामने लाया जा सकता है। तो इसी संदर्भ में हम समझेंगे कि भारतीय बहुसांस्कृतिकता क्या है। बहुसांस्कृतिकता के चिंतक ये मान लेते हैं कि केवल संस्कृति और सांस्कृतिक समूह ही है जिन्हें बहुसांस्कृतिकता के अंतर्गत मान्यता और स्थान देना चाहिए। फिर भी बहुसांस्कृतिकता के दावे में धर्म, भाषा, वर्ण, राष्ट्रीयता और नस्ल से संबंधित दावों की एक लंबी श्रृंखला आती है। जब हम कल्चरल डिस्कोर्स की बात करते हैं, जब हम बहुसांस्कृतिकता की बात करते हैं, जब हम संस्कृति की बात करते हैं, तो हम उस संस्कृति को कभी भी उसके आसपास या उस संस्कृति के भीतर पनपने वाले जो विभिन्न जो घटक हैं उनसे काट कर नहीं दे सकते। हम किसी संस्कृति की बात ये नहीं कर सकते, या हम जब बहुसांस्कृतिकता की बात करते हैं तो बहुसांस्कृतिकता के अंतर्गत हम सिर्फ इसकी चर्चा नहीं करते कि विभिन्न संस्कृतियाँ कैसे सह अस्तित्व में रहें। या मान लीजिए यदि भारत है तो भारत के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, या अगर हम बात करें कि कनाडा जैसा देश है जहाँ अपनी मूल संस्कृति के अलावा विभिन्न देशों या विभिन्न समाजों से आए हुए लोग जो वहाँ आकर बस गए, उनकी संस्कृतियाँ किस तरह साथ साथ सर्वाइव कर रही हैं। केवल संस्कृति नहीं, संस्कृति के अंतर्गत उसके संस्कृति के निर्माण में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो सब किस तरह प्रभावकारी होते हैं, इस सब की चर्चा भी संस्कृति विमर्श के अंदर की जाती है। और जब हम संस्कृति कहते हैं या जब हम बहुसांस्कृतिकता की चर्चा करते हैं तब उसे हम उस समाज विशेष के धर्म, भाषा, वर्ण, राष्ट्रीयता, नस्ल, जेंडर आदि विभिन्न जो उसके घटक हैं उनसे काट कर उन्हें नहीं देख सकते। संस्कृति प्रत्यक्ष रूप से एक अत्यधिक विस्तृत संकल्पना है और ये सभी श्रेणियां संस्कृति की संकल्पना में सम्मिलित की जाती हैं। भाषा और धर्म अप्रवासियों द्वारा सांस्कृतिक समायोजन की अनेक मांगों के सार में है। छोटे राष्ट्र द्वारा की गई मूल मांगों में से एक स्वशासन का अधिकार है। बहुसांस्कृतिक विमर्श में वर्ण की बहुत सीमित भूमिका है। नस्ल विरोध और बहुसांस्कृतिकता भिन्न किंतु संबंधित विचार है, जिसमें से पहला उत्पीड़न, अत्याचार और अवरोध को दर्शाता है, जबकि दूसरा सांस्कृतिक जीवन, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, उपलब्धियों और रुचि को। हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति केवल उसके रहन सहन, उसके खान पान, उसकी वेशभूषा, उसकी जीवन शैली से नहीं बनती है, बल्कि जब हम किसी भाषा के इतिहास की बात करते हैं, जब हम किसी समाज के इतिहास की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत जो विभिन्न घटक हैं वो किस प्रकार उन घटकों का निर्माण होता है, उन सब की चर्चा भी की जाएगी। और जब हम आगे अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जब हम निर्जातीय कारणों की चर्चा करेंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि जब हम किसी समाज का निर्जातीय अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो सब मिलकर उस संस्कृति का निर्माण करते हैं। भारत में बहुसांस्कृतिकता कभी कभी हाशिए के समाजों या समुदायों और जीवित रहने, न्याय, समानता, संबद्धता और कभी कभी निरूपण के लिए भी उनके निरंतर संघर्ष से जोड़ी जाती है। भारतीय परिदृश्य में यह तथ्य सामाजिक वर्गों, धार्मिक पदानुक्रम, सांस्कृतिक जड़ों की द्वैतता या दोहरेपन और राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में लोगों के योगदान से निर्धारित है। देश के विभिन्न भागों में रह रहे दलित, आदिवासी और इसी प्रकार की अन्य श्रेणियों के लोग अपने संबंधित प्रभावी वर्गों द्वारा निरंतर हाशिए पर ढकेले जाने से अपने अधिकारों, अस्मिता, स्वतंत्रता व भारत नामक राष्ट्र से संबद्ध होने के भाव व उसके इतिहास लेखन में दबाए जाते रहे हैं। तो जो मूल तत्व ये है कि जब हम बहुसांस्कृतिकता की बात करते हैं, और अगर पिछले सत्र में जैसा कि हमने चर्चा की थी कि जब ओकेन इस सवाल जब उठाती हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म बैड फॉर वुमेन, तो जब वो वुमेन कह रही हैं तो केवल वुमेन के संदर्भ में हमें उसे नहीं समझना चाहिए, हमें
उन सभी वर्गों के संदर्भ में से समझने का प्रयास करना चाहिए। वे सभी वर्ग जो किसी तरीके से अपने समाज में किसी न किसी रूप में हाशिए पर रहे या किसी न किसी रूप में शोषित रहे। तो जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति के भीतर के जो विभिन्न घटक हैं उन सभी की चर्चा की जानी आवश्यक है। और यहाँ जब हम कह रहे हैं कि भारत में जब बहुसांस्कृतिकता की बात की जाती है तो ये सभी आवाज़ें, जिन्हें हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं, जिन्हें हम हाशिया कह सकते हैं, उन सभी के अधिकारों की बात, उन सभी का इतिहास में उनका दिखना, उनकी आवाज़ का बड़े पटल पर सुनाई दिया जाना, इन सभी की चर्चा हम बहुसांस्कृतिकता के संदर्भ में करते हैं कि तब एक मल्टीकल्चरलिज्म का जो आइडिया है वह तभी सफल विचार हो सकता है जब सभी संस्कृतियां समान रूप से उस परिवेश में न केवल जीवित रहें बल्कि अपने अस्तित्व के साथ, अपनी अस्मिता के साथ वे वहाँ बनी रह सकें। भारत की सांस्कृतिक परंपराएं उतनी ही विस्तृत हैं जितनी कि यहाँ के लोगों का इतिहास, जो युगों से संजोई व संवारी गई सामाजिक व्यवस्था की प्रचुरता को दर्शाता है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विभिन्न समूहों, समुदायों या कि समाजों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली ये मूल्य व्यवस्था है, वे उपकरण हैं जिनके माध्यम से उनकी अस्मिता तथा उनके अस्तित्व को व्याख्यायित किया जाता है तथा वस्तुतः जो इन लोगों के जिए हुए अनुभव है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति के निर्माण में वो सभी तत्व आते हैं जिनका हमने अभी चर्चा की। विभिन्न समुदायों, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोग, उनके विचार, उनकी कार्य व्यवस्था, उनकी मूल्य व्यवस्था, वो सभी चीज़ें मिलकर, उनका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश मिलके ही उस संस्कृति का निर्माण करता है। तो जब हम संस्कृति की बात करेंगे तो हम केवल उसे एक कटे हुए अर्थ में नहीं देख सकते, हमें उसे एक कहा जाए कि बहुत ही होलिस्टिक रूप में देखना होगा, बहुत ही व्यापक संदर्भ में से समझना होगा, जिसमें ये सभी तत्व महत्वपूर्ण हैं। भारत की बहुसांस्कृतिकता मध्य, उत्तरी, पूर्वोत्तर, पश्चिमी, दक्षिणी पट्टी इत्यादि जैसे क्षेत्रों जैसे विविध क्षेत्रवार भिन्नताओं या वर्गीकरणों से आती है। इन सभी क्षेत्रों के अपने भिन्न सांस्कृतिक रिवाज, धार्मिक विश्वास और सामाजिक नियम हैं तथा वे अनिवार्य रूप से राज्य निर्धारित भेद को नहीं मानते हैं। इसके विपरीत वे अधिकतर क्षेत्रीय सीमांकन के भेद में निष्ठा रखते हैं और उनकी जड़ें उनके पूर्वजों के इतिहास और सांस्कृतिक व पारंपरिक अतीत में हैं। तो हम राज्य के आधार पर ये नहीं कह सकते कि राज्य विशेष की संस्कृति है, उस राज्य के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, संस्कृति का जो व्यापकता है या संस्कृति का जो फैलाव है, उसे आप राजनीतिक आधार पर नहीं देख सकते। या कहा जाए कि आप जब हम किसी राष्ट्र के भीतर राज्यों की बात करते हैं तो राज्य के बट जाने से संस्कृति भी बढ़ जाए आवश्यक नहीं है। ये जब हम संस्कृति की बात करते हैं, जैसे हमने कहा मध्य, उत्तरी, पूर्वोत्तर, पश्चिमी, दक्षिणी पट्टी, हम इस तरीके से बात करते हैं क्योंकि कोई भी संस्कृति अपने आप में इस तरह सीमित या काटी नहीं जा सकती कि आप ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक ये समाज, यहाँ से यहाँ तक ये समाज। तो उसके आसपास जो व्यापक क्षेत्र है, हो सकता है राज्य के स्तर पर वह दूसरे राज्य में आता हो, लेकिन उस पर सांस्कृतिक प्रभाव समान रूप से देखा जाता है। भारतीय संदर्भ में बहुसांस्कृतिकता धार्मिक बहुलता तथा एक व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास लेखन नामक दो भिन्न धाराओं से प्रतिबिंबित होती है। मुख्य रूप से हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, बहाई, अहमदी, जैन, पारसी जनसंख्याओं के साथ भारत विश्व में सर्वाधिक विविध धर्मी देश है। दूसरी ओर सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भारत की जनसंख्या कई श्रेणियों में आती है। ये सभी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, पौराणिक मूल्य व्यवस्थाओं के समूहों का व्यवहार करते हैं और उनसे ही स्वयं की पहचान करते हैं। अब हम जानेंगे भारतीय बहुसांस्कृतिकता के महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं और किस प्रकार ये कारक समाज को प्रभावित करते हैं या भारतीय बहुसांस्कृतिकता के निर्माण में इनकी भूमिका किस तरह महत्वपूर्ण है। इतिहास और निर्जातीय वर्णन, ये चार महत्वपूर्ण तत्व हैं भारतीय बहुसांस्कृतिकता को प्रभावित करने वाले हैं। इतिहास और निर्जातीय वर्णन यानी जो भारत की बहुसांस्कृतिकता के निर्माण में इन सब कारकों की अपनी एक भूमिका है, जिसमें पहला है इतिहास और निर्जातीय वर्णन। इतिहास यानी हिस्ट्री, निर्जातीय वर्णन यानी उस समाज विशेष की एंथ्रोपोलॉजिकल अध्ययन किया जाना, या कहा जाए कि उसका मानव शास्त्रीय, उसके विकास का, मानव के विकास का या मानव शास्त्र के संदर्भ में उसे समझे जाने की यहाँ आवश्यकता है। भाषा यानी भाषाओं की क्या भूमिका है बहुसांस्कृतिकता के निर्माण में। सांस्कृतिक अस्मिता, भाषिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, तो ये सभी जो महत्वपूर्ण तत्व हैं ये सभी मिलकर भारत की बहुसांस्कृतिकता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतिहास और निर्जातीय वर्णन, भारत में बहुसांस्कृतिकता प्रमुख रूप से इसके इतिहास लेखन और निर्जातीय वर्णन का सहज गुण है। आक्रमणों और औपनिवेशिक शासन से भरे भारत के राजनीतिक इतिहास का इसके इतिहास लेखन और सांस्कृतिक अतीत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है।
आज भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक बड़ा हिस्सा भारत प्रदेश के दो मुख्य आक्रमणों, मुगलों और अंग्रेज़ों के आक्रमणों का परिणाम है, जिसने भारतीय संस्कृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया तथा भारतीय राजनीतिक शासन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव हुए। साथ ही भारत के निजातीय वर्णन के अध्ययन के लिए वैकल्पिक आलोचनाएं प्रस्तुत की। तो जब हम किसी संदर्भ में किसी राष्ट्र के स्वरूप का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका इतिहास, उसकी भाषा, उसका सांस्कृतिक आदान प्रदान, उसके व्यवहार के तरीके, उसका एंथ्रोपोलॉजिकल उसकी स्टडीज़, उन सभी पर विस्तार से चर्चा की जाती है और तब उसके बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस समाज की निर्मिति में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक थे। तो जब हम एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की बात करते हैं किसी समाज के, तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो मनुष्य का जो विकास है, चाहे वो उसका सामाजिक विकास हो, चाहे उसका वो सांस्कृतिक विकास हो, चाहे उसका वो शारीरिक विकास हो, किस प्रकार वह विकास उस मनुष्य के या उस समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब हम भारत के निजातीय वर्णन की बात करते हैं तो भारत के निजातीय वर्णन के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में समय समय पर विभिन्न सभ्यताओं या विभिन्न संस्कृतियों का आना जाना लगातार लगा रहा। तो हम प्रारंभ से यदि बात करें तो बहुत सारे समाज, आर्यों से लेकर मुगलों के बाद यूरोपियन देश, जिसमें ब्रिटिश भी थे, जिसमें पुर्तगाली भी थे, जिसमें डच भी थे, जिसमें फ्रेंच भी थे, तो बहुत सारी सभ्यताएं, बहुत सारी संस्कृतियां भारत में लगातार आती रहीं और भारत में उसका हिस्सा एक कह सकते हैं कि भारत की बहुसांस्कृतिकता के निर्माण में इन सब की भूमिका किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण है। तो जब आज हम भारत को देखते हैं, जब हम भारत की बहुसांस्कृतिकता को जब आज हम यहाँ से खड़े होकर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें ये जो विभिन्न इन्वेजन्स हुए, जो विभिन्न सभ्यताओं का आना जाना हुआ, चाहे वो आक्रमण हो, चाहे वो औपनिवेशिक कारण हो, जिन भी कारणों से यहाँ अलग अलग सभ्यताओं के लोगों ने जब यहाँ पर या तो शासन किया या लूट के उद्देश्य से आए या औपनिवेशिक कारण रहे, तो अलग अलग कारणों से जब यहाँ की जो भारतीय संस्कृति का जब निर्माण हुआ तो उसमें इन सभी तत्वों ने मिलकर एक भारत के एक अलग स्वरूप का निर्माण किया, जो एक बहुसांस्कृतिक स्वरूप है। तो भारत का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर किस प्रकार की बहुसांस्कृतिकता के निर्माण में कौन के महत्वपूर्ण कारक हैं। साथ ही उसके जो भारत के संदर्भ में जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की जाती है उसमें भी इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस प्रकार भारत की सामाजिक निर्मिति में, भारत की सांस्कृतिक निर्मिति में इन सब तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है, किस प्रकार वे सब मिलकर भारत के बहुसांस्कृतिक स्वरूप का निर्माण करते हैं। इतिहास और निजातीय वर्णन भारत की बहुसांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण कारक हैं। पहले ने देश के विभिन्न भागों में बसे विविध समुदायों को समेकित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान किया। विशेषतः राजनीतिक अस्त व्यस्तता या हलचल अथवा प्रवचन या पुनर्वास जैसी ऐतिहासिक घटना के बाद भारत के विभिन्न भागों में पारसी और पुर्तगाली समुदाय भारतीय बहुसांस्कृतिकता के भीतर इस प्रकार की वैकल्पिक अस्मिता विकसित करने वाले कुछ उदाहरण हैं। दूसरी ओर निजातीय वर्णन, जिसकी हमने अभी चर्चा की, वैश्विक संदर्भ में भारतीय संस्कृति को समझने में भारतीयता की विविध छवियां प्रस्तुत करता है। यद्यपि भारत की अस्मिताओं, निजातीय विशिष्टताओं के समक्ष आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप अपनी सांस्कृतिक विविधता को बचाए रखने के लिए नई चुनौतियां हैं और वैश्विक संस्कृति या संस्कृतियों में आत्मसातीकरण के नए रास्ते उनके सामने खुल गए हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार इतिहास और निजातीय वर्णन दोनों मिलकर भारत के स्वरूप की निर्मिति का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करते हैं और ये बताते हैं कि भारत के इतिहास के निर्माण में या भारत की बहुसांस्कृतिकता के निर्माण में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है भाषा। भारत का भाषिक इतिहास, जैसा हम सभी जानते हैं, सामान्यतः संरचना की दो पद्धतियों से समझा और निर्धारित किया जा सकता है। एक और भारतीय भाषाएं, भारतीय, आर्य और द्रविड़ जैसी भाषिक जड़ें हैं जो वाक और लिपि दोनों स्तरों पर भारत की भाषिक अस्मिता के आधार पर इसकी एक प्रकार की छवि बनाती हैं। भाषिक अस्मिता के निर्माण की यह प्रक्रिया भारत की राष्ट्रीय अस्मिता के निर्माण की ओर ले जाती है और ये प्रक्रिया अन्य अभ्यासों के साथ अनुवाद, सेमिनार, संगोष्ठी जैसे साहित्यिक अकादमिक अभ्यासों के समेकन द्वारा परिभाषित की जा सकती है। हम इससे पहले कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जब हम किसी समाज की निर्मिति की बात करते हैं, जब हम किसी समाज की संस्कृति की बात करते हैं, जब हम भाषा की बात करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को एक दूसरे से काट कर उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। जैसे यदि हम भारत में भाषा की बात करें
तो भारतीय भाषाओं का विकास, क्योंकि हम भारत के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम उसी संदर्भ में इसकी बात करेंगे। तो भाषाओं के विकास के क्रम में किस प्रकार उस क्षेत्र विशेष का, उस राज्य विशेष का या उस प्रदेश विशेष का कि अपनी जो सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, उसके जो अपना भौगोलिक परिवेश है, उसका जो अपना एक निर्मिति है, उसका अपना इतिहास, उसकी परंपराएं, उसकी संस्कृतियां, उसका रहन सहन, उनकी आस्थाएं, वो सभी मिलकर भाषा का निर्माण करते हैं। भाषा केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, भाषा के जो मायने हैं वे अर्थ हैं, और वे अर्थ उनकी संस्कृति, उसकी जो पूरी बुनावट है, जो उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है, उससे निर्मित होता है। तो जब हम भाषा के संदर्भ में भारतीय बहुसांस्कृतिकता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें दो तरह के पद्धति को देखा समझा जा सकता है। पहला, जहाँ पर भारतीय भाषाएं हैं, चाहे वे भारतीय आर्य भाषाएं हों, जिनके बारे में हम जानते हैं कि उनका विकास क्रम किस प्रकार संस्कृत से, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए भारतीय आर्य भाषाओं का उदय होता है, किस तरह वे भाषाएं अपभ्रंश से फूटती हैं। द्रविड़ भाषाएं हैं, उसके अलावा जो अन्य जो भाषा परिवार हैं भारत के, जिसमें साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली है, जिसके अलावा ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली है। तो किस प्रकार भारत की अपनी भाषाएं, उसके वाक और लिपि दोनों स्तर पर भारत की भाषिक अस्मिता के आधार पर इसकी एक प्रकार की छवि बनाती हैं। इसमें हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय कलाएं या भारत का जो एक पूरा सांस्कृतिक जो घटक हैं, वे किस प्रकार इन भाषाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। और दूसरा जो एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर हमें देखने को मिलता है, वे अंग्रेजी का आगमन। जब भारत में अंग्रेजी एक भाषा के रूप में आती है और किस तरह भाषा के रूप में आकर वह एक सत्ता की भाषा बन जाती है। वो एक औपनिवेशिक भाषा थी और भाषा के साथ उसने एक सत्ता की भाषा का स्वरूप लिया, जब पूरा राजकाज, पूरा काम धाम सब कुछ अंग्रेजी में होने लगा। और आज हम देखते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजी उस जर्नी से स्टार्ट करके या वहाँ से उसकी जो यात्रा जो प्रारंभ होती है, आज हम भारतीय भाषाओं की सूची में अंग्रेजी को भी गिनते हैं। तो किस प्रकार जो भारत का जो भाषाई परिदृश्य है वो कितना व्यापक है, कितना विस्तृत है और कितना मल्टी डायमेंशनल है, उसमें कितने सारे अलग अलग आयाम देखने को मिल सकते हैं। जहां हम देखते हैं कि एक तरफ जब हम यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की बात करते हैं तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में से किस प्रकार इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली फूटती है, किस तरह वो एक बड़े परिदृश्य से जुड़ती है। फिर उसके साथ द्रविड़ भाषाएं हैं जो पूरी तरह से हमारे एक भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाएं हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो बहुत देर से भारत के परिदृश्य पर आती है, लेकिन आज वे साहित्य अकादमी की अगर हम बात करें तो वो साहित्य अकादमी पुरस्कृत करती है अंग्रेजी भाषा के साहित्य को। और हम इस संदर्भ में देख सकते हैं कि अंग्रेजी एक भारतीय भाषाओं की सूची में हमने अंग्रेजी को मान लिया है और एक अलग विधा की शुरुआत हो गई है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि किस प्रकार अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग समयों पर विभिन्न भाषाएं भी भारत के व्यापक बहुसांस्कृतिक परिदृश्य में किस प्रकार समाती चली गई। और देख सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हमने बहुसांस्कृतिकता की जब हमने बात की तो दो महत्वपूर्ण थियरीज की बात की थी, मेल्टिंग पॉट थ्योरी और सैलेड बॉल थ्योरी। तो जो मेल्टिंग पॉट के अंतर्गत हम देखते हैं किस प्रकार बहुत सारी संस्कृतियां आई और एक ही संस्कृति में समा गई, और दूसरा हमने कहा सैलेड बॉल थ्योरी जिसमें बहुत सारी संस्कृति आई लेकिन साथ साथ उनका सहअस्तित्व बना रहा। तो हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि किस प्रकार ये दोनों ही जो सिद्धांत हैं बहुसांस्कृतिकता के, वो दोनों साथ साथ काम करते हुए नजर आते हैं। एक और मेल्टिंग पॉट जहाँ बहुत सारी संस्कृतियाँ आई और आज हम जिस भारतीय संस्कृति के रूप में जिस संस्कृति को जानते हैं वो इन विभिन्न संस्कृतियों के कुछ कुछ गुणों से निर्मित है। और दूसरे वो सैलेड बॉल थ्योरी भी, जहाँ इतनी सारी संस्कृतियों के होने के बावजूद विभिन्न संस्कृतियाँ एक साथ न केवल रहती हैं बल्कि एक जब हम भीखू पारेख की जब हम बात कर रहे थे उन्होंने जब बहुसांस्कृतिकता के पक्ष में जिन तर्कों की बात की, तो किस प्रकार वो इस जो ये जो बहु सांस्कृतिकता के पक्ष में जो तर्क हैं वो ऐसे ही एक कह सकते हैं एक एग्जाम्पल या एक रोल मॉडल के संदर्भ में है कि जहाँ पर एक साथ बहुत सारी संस्कृतियाँ सह अस्तित्व में बनी रहती हैं और पूरे हम देख सकते हैं राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिदृश्य भारत का बहुत ही विविध वर्णीय है। तो इस संदर्भ में भाषाएं भी किस प्रकार भारत की बहुसांस्कृतिकता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सांस्कृतिक अस्मिता यानी कल्चरल आइडेंटिटी। एक निर्मिति के रूप में सांस्कृतिक अस्मिता की अवधारणा को और खोजने के लिए किसी भी समाज द्वारा तय किए गए प्रतिमानों को अस्वीकृत करना, पदानुक्रमों पर प्रश्न खड़ा करना, उन्हें उलट देना और शोषितों के लिए अवसर उत्पन्न कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के अध्ययन में
इस प्रकार के अध्ययन में प्रभावशाली सांस्कृतिक व्यवहारों के समक्ष हाशिए पर पड़ी विविध अस्मिताओं को संबोधित करना औचित्यपूर्ण हो जाता है। अकादमिक तौर पर कहें तो तुलनात्मक साहित्य जैसे अनुशासनों से सांस्कृतिक अध्ययन जैसे अनुशासन में विस्थापन या बदलाव हो रहा है, जो दर्शाता है कि अस्मिता के मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त अनुवाद अध्ययन जैसे अनुशासन अब लगातार नए परिप्रेक्ष्य से समझे जाते हैं। यहाँ तक कि एक विशिष्ट पाठ को अनुवाद करने का अनुवादक या अनुवादिका का चुनाव भी सांस्कृतिक अस्मिता की समस्याओं को उभारने की एक पाठ की क्षमता से प्रभावित लगता है। तो जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जिसे हम आगे के सत्रों में भी जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कल्चरल स्टडीज़ एज डिसिप्लिन जब इसका एक प्रादुर्भाव हुआ एकेडमिक्स की दुनिया में, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार सांस्कृतिक अध्ययन यानी विभिन्न संस्कृतियों के अध्ययन के माध्यम से यह जानना कि इन संस्कृतियों के निर्माण में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक थे, और भाषाएं हों, चाहे वो रहन सहन हो, उनका खान पान हो, उनकी संस्कृति हो, उनका धर्म हो, उनकी वर्ण व्यवस्था हो, उनकी जाति व्यवस्था हो, आदि जो विभिन्न जो कारक थे वो किस प्रकार एक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस प्रकार संस्कृति का संबंध सत्ता से है, पावर से है, कि किस प्रकार कुछ संस्कृतियां एक समाज विशेष में अपनी सत्ता स्थापित करती हैं और किस प्रकार वो अन्य संस्कृतियों का दमन करती हैं। इन सभी का विस्तृत अध्ययन सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है और ये देखा जाता है कि किस प्रकार उस समाज की जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो कैसे निर्मित होती है। इसी संदर्भ में भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के संदर्भ में भी देखने की ज़रूरत है कि जब हम भारत की बहुसांस्कृतिकता की बात करते हैं तो उसमें साथ में जो हाशिए का वर्ग है उस पर भी विस्तार से चर्चा होनी शुरू हो गई है, जहाँ पर हम चाहे वे दलित हों, और भारत के संदर्भ में कह रहे हैं तो हम भारत के हाशिए की बात कर रहे हैं। जो भारत के हाशिए के अंतर्गत जो दलित हैं, आदिवासी हैं, क्षेत्रीय आधार पर जो अस्मिताएं हैं, या जेंडर के संदर्भ में कहें तो स्त्री अस्मिता की बात है, तो जो विभिन्न जो अस्मिताएं हैं इन सभी की अस्मिताओं पर भी विस्तार से चर्चा हो रही है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि जब एक ऐसे बहुसांस्कृतिक हम अध्ययन में देखते हैं, अकादमिक अध्ययनों में देखते हैं कि किस प्रकार विभिन्न मुद्दों पर अब न केवल साहित्य लिखा जा रहा है बल्कि विमर्श भी हो रहा है, तो ये सारे के सारे मुद्दे किस प्रकार भारतीय बहुसांस्कृतिकता के जो पटल है उसे किस तरह विस्तार दे रहे हैं। और हमने ये भी चर्चा की कि तुलनात्मक साहित्य जैसे अनुशासनों से सांस्कृतिक अध्ययन जैसे अनुशासन में विस्थापन या बदलाव हो रहा है, यानी कि तुलनात्मक साहित्य के अंतर्गत जब हम अनुवाद अध्ययन को देखा करते थे, आज तुलनात्मक साहित्य के अंतर्गत जब हम सांस्कृतिक अध्ययन पर बात करते थे, सांस्कृतिक अध्ययन एक अलग स्वरूप में इस पर चर्चा हो रही है। हम आगे के सत्रों में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार सांस्कृतिक अध्ययन का जो स्वरूप है वह विश्व में विभिन्न संस्कृतियों के अध्ययन का एक आधार बन गया है, और किस प्रकार सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत इन चीज़ों पर विचार किया जा रहा है कि कौन सी किस पर्टिकुलर सभ्यता है, किस पर्टिकुलर समाज में किस प्रकार संस्कृतियाँ का निर्माण होता है और किस प्रकार संस्कृतियों से उस समाज की अपनी एक पहचान निर्मित होती है। तो भारत के संदर्भ में भी इसे समझे जाने की आवश्यकता है कि भारत के बहुसांस्कृतिकता के निर्माण में अब जो एक तरह से कहा जाए कि जिसकी हमने बात की कि सैलेड बॉल थ्योरी, जिसके अंतर्गत सभी संस्कृतियाँ, सभी अस्मिताएं यानी कि अलग अलग जो जिन अस्तित्वों की हम बात करें वो सभी समान रूप से न केवल सह अस्तित्व में बने रहे बल्कि उनकी अपनी एक पहचान, उनका अपना एक अस्तित्व भी खिला रहे, वे किसी तरीके से एक दूसरी संस्कृति में या किसी एक लार्जर संस्कृति में समाहित होकर उनके अपने अस्तित्व का विलयन ना हो जाए। तो इस संदर्भ में से देखे जाने की आवश्यकता है। भारतीय संदर्भ में दलित ब्राह्मण, स्त्री पुरुष, जमींदार बंधुआ मजदूर आदि समाज में प्रचलित युग्मों के माध्यम से इन सांस्कृतिक अस्मितावादी विमर्शों को समझा जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक आंदोलनों ने अस्मिता के विचार को आगे बढ़ाया है। मंडल आयोग इस प्रकार का एक सूत्रपात था जिसने शिक्षा नीति में आरक्षण पर बहस को प्रचारित किया, जिसने आगे चलकर दलित अस्मिता पर विचार के कई नए आयाम खोले। इस प्रकार के संदर्भ में पितृसत्तात्मक संरचनाओं को पुनर्निर्धारित करते हुए लैंगिक मुद्दे भी संस्कृति सापेक्ष बन जाते हैं, जिसके माध्यम से हम इन विभिन्न अस्मिताओं के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इन आंदोलनों ने हाशिए से आए लेखकों के लेखन में स्वानुभूति के चित्रण के माध्यम से साहित्य में भी अपनी जगह बनाई, और हम देखते हैं कि जो भी अस्मितावादी साहित्य जो आज लिखा जा रहा है उसमें उनमें आत्मकथाओं का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इन आत्मकथाओं के माध्यम से वे उनके जीवन का वह सच जो उनके जो स्वानुभूत जो उनका जो सच है
वह किस तरह प्रकाश में आता है और किस प्रकार जब हम इतिहास की बात करते हैं, जैसे हमने पहले बिंदु पर बात की कि इतिहास का भी किसी समाज के अध्ययन में उसके इतिहास के माध्यम से भी उसके समाज को बेहतर जाना जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जो विभिन्न वर्गों का जो नया इतिहास लिखा जा रहा है, विभिन्न वर्गों की जो एक नया सच उनका सामने, एक नया सत्य उनका जो सामने आ रहा है, वह भी किस प्रकार इस सांस्कृतिक अस्मिता की ज़मीन को और पुख्ता बनाता है। और चौथा और अंतिम पॉइंट है भाषिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान। भाषा अपनी प्रकृति में संस्कृति सापेक्ष होती है और किसी समाज के अवबोधन की संरचना में सक्षम होती है। यह ऐतिहासिक परिस्थितियों में यादृच्छिक तौर पर विकसित संरचना के सिद्धांतों द्वारा निर्मित होती है। भाषा एक केंद्र बिंदु है जहाँ विविध सांस्कृतिक और उप सांस्कृतिक धाराएं एक दूसरे से आकर मिलती हैं। एक समय विशेष में रही सांस्कृतिक विविधता की समझ के बिना एक राष्ट्र के भाषिक वैविध्य के अध्ययन में कोई गहराई नहीं हो सकती। ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी समाज की संस्कृति के बारे में या उसकी भाषा के बारे में अध्ययन करें तो हम एक दूसरे के बारे में उनका अध्ययन व्यापक हो और पुख्ता हो। हम किसी भी भाषा को उसकी संस्कृति से काटकर, उसके समाज से काटकर, उसकी निर्मित के जो विभिन्न कारक हैं उनसे काटकर हम उस भाषा का अध्ययन नहीं कर सकते। एक भाषा में प्रतिमान विस्थापन नए पुराने सांस्कृतिक रूपों द्वारा निरंतर परिवर्तनशील उपयोगों में निहित है। सांस्कृतिक ढांचे में तेजी से होते तकनीकी परिवर्तन के साथ शब्दकोश जैसी भाषिक श्रेणियों का शब्दशः व प्रतीकात्मक दोनों रूपों में निरंतर संशोधन होता है। फिर भी यह विचारणीय है कि सांस्कृतिक रूपों में प्रत्यक्ष परिवर्तन के उपभोग के कारण ग्रामीण परिदृश्य की तुलना में भाषा का शहरी अनुभव परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है। ये वे असंबद्ध परिवर्तन हैं जिन्हें साहित्यिक अभिव्यंजना समय के साथ आत्मसात करती है और नए प्रतीकों के बारंबार प्रयोग के बाद वे मानक के तौर पर स्वीकृत हो जाते हैं। भाषा के ऐसे सामर्थ्य का उपयोग विभिन्न साहित्यों में सांस्कृतिक भिन्नता को दिखाने के लिए किया जाता है, जिसमें अस्मिता संबंधी मुद्दे प्रमुख हैं। तो हमने इस बिंदु के माध्यम से ये जाना कि जैसे हमने कहा कि संस्कृतियाँ अपने आप में कोई ठहरी हुई कोई अवधारणा नहीं है, वो कोई स्थिर अवधारणा नहीं है। संस्कृतियाँ हमेशा परिवर्तनशील होती हैं अपने समय के साथ, समय में या समय के साथ साथ आने वाले विभिन्न परिवर्तनों के साथ वो संस्कृति में भी परिवर्तन हमें दिखाई देता है। यदि आज हम बात करें तो हमारे यहाँ भूमंडलीकरण के बाद विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न उद्देश्यों से विभिन्न राष्ट्र और विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज के भारत में प्रवेश के बाद हम देखते हैं कि भारत का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है वह भी कहीं ना कहीं उसमें हलचल होती है। हमारा सांस्कृतिक परिदृश्य बदलता है, जहाँ हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे बोलचाल, हमारी भाषा, हमारे व्यवहार, हमारी आस्थाओं सब पर कहीं ना कहीं अन्य संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है। तो किस प्रकार जो भाषाएं हैं और भाषाओं का अध्ययन उनकी संस्कृति को समझे बिना नहीं किया जा सकता, और जिस प्रकार संस्कृति में परिवर्तन आता है समय के साथ, उसकी जो छाया है, उसका जो प्रतिबिंब है वह भाषा में भी दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि जो भाषिक जो शब्द होते हैं वे किस प्रकार समय के साथ अपने अर्थों में परिवर्तन करते चलते हैं। किस प्रकार कई बार एक शब्द के अंदर का जो अर्थ है वो और व्यापक हो जाता है, कभी वह संकुचित हो जाता है। तो जब हम किसी समाज का अध्ययन करते हैं तो उसके भाषिक और सांस्कृतिक पक्षों का, उसके निर्जातीय वर्णन का, उसके इतिहास का, उसके विभिन्न पक्षों के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस समाज की निर्मित में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। और क्योंकि हमने इस सत्र में चर्चा की कि भारतीय बहुसांस्कृतिकता के निर्माण में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं, तो ये सभी वे कारक हैं जो ये बताते हैं कि भारत की जो बहुसांस्कृतिकता है वह भी कोई एक स्थिर अवधारणा नहीं है, निरंतर परिवर्तनशील है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि समय के बदलाव के साथ या अध्ययन के आधार पर, संविधान की निर्मित के बाद, स्वतंत्रता के बाद, एक जो लगातार या सांस्कृतिक अध्ययनों के कारण जो बहुत सारे परिवर्तन हमारे भारतीय समाज में देखे जा रहे हैं, वे उन परिवर्तनों का असर साहित्य में, भाषा में, संस्कृति में, व्यवहार में और यहाँ तक कि जो नई नई जो नीतियों का निर्माण होता है उन सब में भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार किसी संदर्भ में, विशेष संदर्भ में भारतीय बहुसांस्कृतिकता को भूमंडलीय संदर्भ में समझने का प्रयास हमने किया और हमने जाना कि भारतीय बहुसांस्कृतिकता केवल एक राजनीतिक विचार नहीं है, बल्कि वे अपनी निर्मिति में, अपने स्वरूप में, अपनी प्रकृति में ही एक बहुसांस्कृतिक देश है। इस सत्र के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।